अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का जो फिज़िक्स है उर्दू मीडियम वालों के, इस बेटा वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं अंदर से बन रहे हैं, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। बेटा ये हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि क्यों ना हम क्वेश्चन वाइज चलें, क्योंकि बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम चैप्टर वाइज एक चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन जितने बनते हैं टॉपिक वाइज वो बुक पे भी मार्क कर लेंगे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहा है। तो जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है बेटा, हम क्वेश्चन वाइज चीज़ों को करेंगे। तो इस वीडियो के बाद आपको चैप्टर नंबर 2 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सार ना सिर्फ आपको क्लियर हो जाएंगे, बल्कि अगर वीडियो आप पूरी ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार भी हो जाएंगे। तो बेटा वीडियो को बैठ के पुरसुकून माहौल में आराम से तसल्ली से बैठ के देखें। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। बेटा आपने वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम इस चैनल पे बेटा फ्री आपकी तैयारी करवा रहे हैं। केमिस्ट्री के वन शॉट वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि एक ही वीडियो में सारा चैप्टर आपको तैयार हो जाए। मैथ की तैयारी करवा रहे हैं, हर सब्जेक्ट की इंग्लिश उर्दू की चीज़ें आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं। आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर बेटा सब्सक्राइब करना है, हमें सपोर्ट करना है, हमें एक हौसला देना है कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब चैप्टर 11 जैसे आपका ये इंग्लिश का, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, आप ये वीडियो सुनेंगे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके साथ साथ बेटा हम बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अब इंग्लिश के लेटर, एक लेटर करना है, तो इस तरह की खैर चीज़ें हम नाइन्थ क्लास के लिए बेटा बहुत मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ नाइन्थ क्लास का ही ये चैनल बना रहे हैं हम। तो इसलिए हमारे चैनल को बेटा आपने सपोर्ट करना है। तो चलें जी वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपका दूसरे चैप्टर जो है वो क्वेश्चन वाइज सारा क्लियर हो जाएगा शॉर्ट का, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए जी शुरू कर। तो पहला पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का मैकेनिक्स बनता है। अब मैकेनिक्स में देखिएगा, देखिए आपकी बुक के अंदर सबसे पहला पहला मैकेनिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन है ना। अब मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी शाख है या ऐसी ब्रांच है जिसमें जितने भी जिस्म होते हैं ना, अजसाम, उनकी हरकत के बारे में पढ़ते हैं। उनकी हरकत में जो तब्दीली आ रही है, फोर्स की वजह से तब्दीली आती है। देखिए एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक जिस्म है, वो रखा हुआ है, रेस्ट पर है, वो अपनी पोजीशन को, जगह को चेंज नहीं कर रहा, तो फोर्स अगर उस पे लगाई जाए तो वो अपनी जगह को चेंज कर लेता है। उसकी हरकत में तब्दीली आ जाती है ना। तो उस हरकत में तब्दीली को जब हम पढ़ते हैं फोर्स का मुताला करके, तो उस ब्रांच को या उस शख्स को हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैकेनिक्स की तारीफ करें। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अजसाम की हरकत को तब्दील करने वाली फोर्स का मुताला किया जाता है। अब मैकेनिक्स के बाद एक और डेफिनेशन आएगी आपकी डायनामिक्स की। अब डायनामिक्स आपके पास ऐसी डायनामिक्स मैकेनिक्स से निकला हुआ ना, मैकेनिक्स की एक आगे शाखा है या ब्रांच है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जिससे हरकत आती है वो फोर्स होती है ना। हम फोर्स को, और फोर्स से जो अजसाम में हरकत पैदा होती है, हरकत पर फोर्सेस जो असर छोड़ती है। देखिए फोर्स ने जिस्म पे, किसी भी जिस्म पर फोर्स लगती है, वो या जिस्म सीधा मूव करेगा, सीधा हरकत करेगा, या एक सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा दायरी शक्ल में, या रैंडम शुरू हो जाएगा जिगजैग, कभी कोई बगैर डायरेक्शन के, कभी इधर कभी उधर। तो वो जो मोशन में असरात आते हैं ना फोर्स की वजह से, तो फोर्सेस के असरात के मुताले का जो इल्म है उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक्स बोलते हैं। डायनामिक्स फोर्सेस और अजसाम की हरकत पर फोर्सेस के असरात के मुताले का इल्म कहलाता है, ठीक है। ये आपकी बुक में भी इसी तरह डेफिनेशन थी, ये काइनेमेटिक्स थी, डायनामिक की डेफिनेशन आप लोगों को करवा दी। आगे टॉपिक आता है स्केलर एंड वेक्टर्स का ना। अब स्केलर एंड वेक्टर के अंदर बड़ी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 3-4, तो ये आप लोगों ने याद करने इंपॉर्टेंट है। पहले तो वेक्टर को समझें बेटा। वेक्टर और स्केलर में क्या फ़र्क होता है वो देखेंगे हम लोग इसमें। अच्छा, एक वेक्टर एक ऐसी तभी मिकदार होती है, तभी का मतलब है जिसकी पैमाइश कर सके ना। वेक्टर एक ऐसी तभी मिकदार है जिसे मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए
उसकी अतदी मिकदार के साथ-साथ उसकी सीमत की भी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर कोई एक ऑब्जेक्ट था, तो आपने उसके ऊपर फ़ोर्स लगाई, कोई एक जिस्म था, उस पे फ़ोर्स लगती है, तो वो जिस्म मूव करना शुरू कर देता है, हरकत करना शुरू कर देता है। तो अब देखो जिस डायरेक्शन में, जिस सीमत में फ़ोर्स लगाई है, उसी सीमत में क्या कर रहा है, जिस्म भी हरकत कर रहा है, ऐसे है ना? अब मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे लगाई 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई। 10 तो अतदी अतदी मिकदार है ना, लेकिन अददी मिकदार के साथ-साथ हमें उसकी क्या बतानी पड़ रही है, सीमत भी बतानी पड़ रही है। तो अददी के साथ-साथ अगर हमें सीमत की भी ज़रूरत पड़े, तो ऐसी क्वांटिटी को जो कि फ़ोर्स हो गया, ऐसी मिकदार को, ऐसी तिबी मिकदार को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर मिकदार बोलते हैं। जैसे कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फ़ोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ये कुछ मिसालें हैं। अच्छा, अब स्केलर क्या होती है? अब स्केलर आपके पास एक ऐसी मिकदार होती है, आपके यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लोगों ने याद करना है। तो ये तो था वेक्टर, ठीक है? अब स्केलर देखें। स्केलर ऐसी तभी मिकदार होती है, जो सिर्फ़ उसकी अददी मिकदार के ज़रिए हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। इसमें 10 मीटर जोन-सा 10 जो है सिर्फ़ अददी मिकदार है। जिसमें सिर्फ़ अददी मिकदार बता दें वो स्केलर होती है। जिसमें अददी मिकदार के साथ-साथ सीमत भी बतानी पड़ जाए, वो क्या होती है? वेक्टर होती है। अब स्केलर की मिसाल मास है, फासला है, लंबाई है, वक़्त है, स्पीड, एनर्जी, टेम्परेचर, ये सारी इसकी मिकदारें हैं, मिसालें हैं स्केलर की, ठीक है? और वेक्टर की मिसालें आप लोगों के पास में जैसे मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वज़न, फ़ोर्स, ये सारी क्या हैं? ये आपके पास स्केलर की मिकदार है और वेक्टर की एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो स्केलर और वेक्टर इस टॉपिक में बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? आगे एक और क्वेश्चन है कि वेक्टर की ग्राफिकल नुमाइंदगी में लाइन की लंबाई क्या ज़ाहिर करती है? अब देखो ये अगर वेक्टर है ना, ये इस तरह वेक्टर शो किया गया है, ये एक्स है, ये वाई है। तो ये जो लाइन है ये किसको शो करती है? ये मिकदार को शो करती है। ये सीमत को शो करता है और ये लाइन किसको शो करती है? मिकदार को। लाइन की लंबाई एक मुनासिब स्केल के मुताबिक वेक्टर की अददी कीमत को ज़ाहिर करती है, जबकि तीर की सीमत वेक्टर की सीमत बताती है, ठीक है? क्या वेक्टर को स्केलर में जमा किया जा सकता है? बेटा वेक्टर एक अलग चीज़ है, वेक्टर में हमें तभी मिकदार के साथ-साथ हमें जो मिकदार है उसके साथ-साथ सीमत भी बतानी पड़ती है, लेकिन स्केलर में सीमत नहीं बताते। तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। तो जब भी जमा या तफरीक किया जाता है किसी 2 नंबर को, उनका एक जैसा होना बड़ा ज़रूरी है। तो वेक्टर स्केलर तो एक जैसे नहीं है। तो इसलिए वेक्टर को स्केलर की तरह जमा करना नामुमकिन है। इस तरीके में इनकी सीमतें भी मद्देनज़र रखी जाती हैं। अब इनको जब जमा करेंगे ना, इनको जमा किया जाता है हेड टू टेल रूल के ज़रिए, ठीक है? एक और क्वेश्चन है, एक फ़ोर्स वेक्टर F के नुमाइंदा लाइन खींचें, जिसकी अददी कीमत 350 न्यूटन एक्स एक्सिस के साथ-साथ 60 के ज़ाविया बनाता हो। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ये देखें ना मिसाल, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो उफ़क़ी और ये जो अमूदी लाइन्स हैं, ये वाली जो लाइन्स हैं, ये आप लोगों ने खींच लेनी है, एक्स एक्सिस बना लेना है, वाई एक्सिस बना लेना है, ठीक है? फिर जो यहाँ पे कितने 350 न्यूटन है ना, तो आप क्या करो कि जो 100 न्यूटन है ना, उसको फ़र्ज़ कर लो 1 सेंटीमीटर, ठीक है? तो 350 होगा 3.5 सेंटीमीटर, 300 हो गया 3 सेंटीमीटर और 50 ऊपर 3.5 सेंटीमीटर। तो आपने ये वाली जो लाइन है ना, ये 3.5 लंबी लाइन खींचनी है ओ से क्यू तक, और इनके दरमियान में जो डी होती है उससे आपने ज़ाविया बना लेना 60 का। तो लाइन जो ओ से लेकर क्यू तक है, ये जो सिरे पर आपने तीर का निशान बना देना है, तब ओ क्यू क्यू इसको शो कर रहा है, वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है? ये आपके टॉपिक कट कट हैं एएलपी में, ठीक है? तो ये कुछ टॉपिक हो गया आपका 2.1। अब बुक में देखें आपका जो एक चीज़ और है, यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है।
बेटा वेक्टर और स्केलर में देखिए आप लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर में मिकदार के साथ साथ सीमत बतानी पड़ती है, लेकिन स्केलर में सिर्फ मिकदार बतानी पड़ती है। देखिए जैसे कि लेंथ है, ये फोर्स है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर डिस्टेंस है। अब ये तो सारे मुझे एक जैसे लग रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा इनमें कौन वेक्टर है कौन स्केलर है? तो इनको वेक्टर और स्केलर को लिखने के लिए ना मैं दोबारा से देखो, लेंथ है ना एल, एफ है ना, तो एफ के ऊपर एक एरो लगा दूंगा। एक्सेलरेशन वेक्टर है ना, तो इसके ऊपर एक एरो लगा दूंगा। टाइम है ना, सिंपल है, स्केलर है तो नहीं छेड़ूंगा। एस है ना, तो सिंपल डिस्टेंस है, नहीं छेड़ूंगा। तो अब इसमें देखो जिनके ऊपर एरो है मैं फौरन पहचान जाऊंगा ये वेक्टर है। अब ये जिनके ऊपर कुछ नहीं है तो मैं समझूंगा स्केलर है। अब या तो वेक्टर को आप यूं लाइन लगा के, या अकेली लाइन, या वेक्टर को आप क्या करो, यूं थोड़ा बोल्ड करके लिख दो, मार्कर के साथ लिख दो। अब ये तीन पेज क्या है आपके पास वेक्टर की निशानी है। तो वेक्टर को लिखने के तरीके हमारे पास क्या है, या आप बोल्ड करके लिख दो, या इस तरह की एरो बना दो। ठीक है, तो ये पहचान करवाते हैं कि स्केलर और वेक्टर अगर इकट्ठे लिखे हो ना, तो फिर हम स्केलर और वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं। एक और है क्वेश्चन, ये तो थी ग्राफिकल वेक्टर्स को जाहिर करने का तरीका था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा आप लोगों के, आप लोगों के पास किसी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दें, इस तरह तस्वीर की फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने ये वाली डायग्राम बनानी है, ये डायग्राम बना के आपने कहना है यहाँ से शुरू करना है। एक मिनट, ग्राफिकल ये रहा। ठीक है, अशकाल के जरिए ग्राफिकली वेक्टर को एक सीधी लाइन से जाहिर किया जाता है जिसके एक सिरे पर तीर का निशान बना दिया जाता है। जो लाइन की ये वाली जो लाइन की लंबाई है ना, ये मुनासिब स्केल के मुताबिक वेक्टर मिकदार की अददी कीमत को जाहिर करती है, और जबकि तीर की सीमत वेक्टर की सीमत को जाहिर करती है। आपने यहाँ तक मार्क कर लो इसको बुक में ना। तो ये आएगा कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, अशकाल के जरिए कैसे जाहिर किया जाता है वेक्टर को, ये सवाल आएगा। ठीक है, तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ में बन रहे थे, आप लोगों ने कर लिया। एक रिजल्टेंट वेक्टर है, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है लाजमी। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्ट होता है, हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को जमा करके एक वेक्टर हासिल कर सकते हैं, ये हासिल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर को, इसका वही असर होता है जो जमा किए जाने वाले तमाम वेक्टर का इजमाही असर होता है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, एक गाड़ी पे तीन लड़के जोर लगा रहे हैं और उसको धकेल रहे हैं, तो 10-10 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं। और एक बंदा आता है वो इकट्ठी 30 न्यूटन की फोर्स लगा लेता है, तो वो एक जो सा वो उसका हासिल वेक्टर, वो एक उन तीनों के बराबर था। ठीक है, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन था। फिर वेक्टर्स को जमा करने का तरीका जिसको हेड टू टेल रूल कहा जाता है। ठीक है, हेड टू टेल रूल ये आप समझिएगा, आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर है। अब इनको ऐड करने के लिए मैं पहला वेक्टर एज इट इज जो सा ये वाला था लिखता हूँ, ये वाला जो वेक्टर था ना सेम इसी के ऊपर इसी तरह लगा देता हूँ। ठीक है, अब पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ मैंने ये वाली टेल लगा दी, जो सिरा था वो लगा दिया, जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद मैंने एक लाइन लगाई और इस तरह जोड़ दी इकट्ठी, और ये इसका हेड, ये होता है हमारे पास हासिल वेक्टर। कौन सा वेक्टर होगा, हासिल वेक्टर। अब हासिल वेक्टर का जो हेड है ना वो आखिरी वेक्टर के हेड से मिलता है, और जो हासिल वेक्टर की टेल है, मतलब जो ये जो पहले वाला वेक्टर है उसकी टेल से मिलती है। बहुत से वेक्टर को जमा करने के लिए उनकी नुमाइंदा लाइनें इस तरह खींचें कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जुड़े, और उसका हासिल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो पहले वेक्टर की, ये देखो पहले वेक्टर की, ये पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर की टेल से शुरू होकर आखिरी वेक्टर के हेड तक, ये आखिरी वेक्टर ना, उसके हेड से उसका हेड मिल जाता है। तो ये हेड टू टेल रूल है आप लोगों का। ठीक है, ये अगले टॉपिक आपके कुछ कट हैं रेस्ट एंड मोशन वाले। तो ठीक है, आगे हम चलते हैं, एक क्वेश्चन आएगा आपका, एक मिनट बस। रेस्ट एंड मोशन, ये मोशन की अकसाम आपका टॉपिक कट हो गया, ये कट है,
उसके बाद आ जाता है फासला और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसको समझना है आप लोगों ने। अब फासला और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? देखिए, फर्ज करो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, उसका रास्ता है यहाँ से गए, यहाँ से मुड़े, फिर वापस आके यहाँ पे चले गए, ये उसकी टोटल लेंथ है। ये जो टोटल फासला है, ये जो टोटल लेंथ है, इसको हम क्या बोलते हैं? फासला बोलते हैं। और अगर मैं यहाँ से शॉर्टकट लूँ और जिसमें मैं सीमत भी बता दूँ साथ के साथ, सबसे छोटा पाथ, और उसमें साथ के साथ मुझे सीमत भी बतानी पड़ जाए, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब देखें, फासला फासला असल में तय किए गए रास्ते की लंबाई है। ये जो असल में तय किया गया रास्ता था ना, उसकी लंबाई को क्या बोलते हैं? फासला बोलते हैं। लेकिन आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है ना, किसी जिस्म का तय करदा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर मिकदार है जिसकी अददी कीमत इब्तदाई पोजीशन से आखिरी पोजीशन तक कम से कम फासला है। ये जो शॉर्टेस्ट बताया था ना, कम से कम फासला, ये वाला फासला होता है। उसकी सीमत इब्तदाई पोजीशन से आखिरी पोजीशन की तरफ होगी, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ था, ये आखिरी पोजीशन है, तो इसकी सीमत कहाँ होगी? आखिरी की तरफ होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? डिस्प्लेसमेंट। अब फासला जो उनसा है वो है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। यूनिट इसका भी मीटर है, यूनिट इसका भी मीटर है। ठीक है, फासले को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम डी से। वेक्टर है ना, तो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपने साथ के साथ लिखनी है। अच्छा, जितनी बातें बताता हूँ ये साथ के साथ आपने लिखनी है। बुक में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है ना, मैंने कहा फासला, ये डेफिनेशन लिख के फिर बताना आपने। फासला हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। जो फासले का यूनिट है वो हमारे पास कौन है? मीटर है। फासले को हम कैसे जाहिर करते हैं? एस से जाहिर करते हैं। स्केलर की डेफिनेशन लिख कर, ये तारीफ लिख कर, उसके बाद बताना है इसका ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फिर बताना है इसका भी यूनिट क्या है? मीटर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर इस तरह किया जाता है। ठीक है, ये 4 बातें आपने लाज़मी लिखनी है। अब आ जाओ शॉर्ट क्वेश्चन पर, स्पीड पर। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है स्पीड, और स्पीड क्या होती है? कुल तयशुदा फासला और कुल टाइम के दरमियान निस्बत को ओ स्पीड कहते हैं। ठीक है ना? ये देखो, जो आपका तयशुदा फासला होता है, कुल तयशुदा फासला जितने टाइम में किया गया है, उसको क्या बोलेंगे बेटा? स्पीड बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा ये डेफिनेशन। कुल तयशुदा फासला कुल टाइम के दरमियान निस्बत को ओ स्पीड कहते हैं। अब ओ स्पीड का कि जी टोटल आपने फासला कितना तय किया और कितने टाइम में किया, इन दो की जो रेशियो है ना, जो निस्बत है, उसको क्या बोलेंगे? ओ स्पीड। और इसका फार्मूला आपने लिखना है, और साथ के साथ यूनिट भी लिखना है, ms-1। यूनिट लाजमी लिखना है आप लोगों ने, ये लिखा हुआ है ms-1 या किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आ गया आपके पास वेलोसिटी। वेलोसिटी, पहले फासले में देखो, आपने कहा था कुल तयशुदा फासला। अब यहाँ पे फासले की जगह पे हम वर्ड यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट। किसी जिस्म का यूनिट टाइम में कुल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कहलाती है। स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क ये होता है, स्पीड में हम फासले का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। अब फासला एक स्केलर है, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी एक डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? एक वेक्टर की क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। फार्मूला वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये फार्मूला है, उसका लिखना है आप लोगों ने, और उसका यूनिट भी आप लोगों ने लिखना है। क्या होता है आपके पास? मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, सेम वही होते हैं। अब उसके पास यकसा और गैर यकसा वेलोसिटीज क्या होती हैं? अब यकसा वेलोसिटी, इसको थोड़ा ना समझना है गौर से, पहले कंसेप्ट समझ लो। आप मोटरवे पे जा रहे हो, गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो मोटरवे पे, या किसी भी रोड पे ट्रैवल कर रहे हो। अब ऐसा है कि आपने घड़ी में टाइम देखा, जब गाड़ी चलाई तो आप गाड़ी को लेके गए 100 की स्पीड में। अब 1 घंटा आप गाड़ी चलाते रहे और स्पीड कितनी रही? पूरा घंटा वो 100 स्पीड रही।
फिर जब अगला घंटा शुरू हुआ, वो दूसरा घंटा भी पूरा गुजर गया और पूरे दूसरे घंटे में भी आपने 100 किलोमीटर कवर किए। 100 की स्पीड का मतलब यही है ना कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर करना। तीसरे घंटे में भी आपने 100 किलोमीटर कवर किए। तो देखो, आप बराबर टाइम है, बराबर टाइम का मतलब है एक एक घंटा है, हर घंटे में 100 किलोमीटर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं यकसां स्पीड, यकसां वेलोसिटी। और गैर यकसां क्या है? पहले घंटे में आपने 80 किलोमीटर किए, दूसरे घंटे में आप चले गए 130 किलोमीटर कर लिए, तीसरे घंटे में आप फिर आए 60 किलोमीटर के शहर में से गुजर रहे होंगे। तो अब देखें, टाइम तो एक ही है ना, एक एक घंटा है, लेकिन एक घंटे में आप कभी ज़्यादा फासला कवर कर रहे हो, कभी थोड़ा, कभी उससे थोड़ा, कभी बहुत ज़्यादा। तो वो गैर यकसां वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है। तो अगर किसी मुतहरक जिस्म की स्पीड और सीमत तब्दील ना हो तो उस वेलोसिटी को यकसां वेलोसिटी कहते हैं। अगर उनमें से कोई एक यानी स्पीड या सीमत या फिर दोनों तब्दील हो रही हो तो उस वेलोसिटी को मुतगय्यर या गैर यकसां वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ तक आपने मार्क कर लेना है, ये याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आगे एक्सेलरेशन, शॉर्ट क्वेश्चन ही है। सबसे पहले एक्सेलरेशन को समझना है। आप ना 2 मिनट के लिए अपने आप को इमेजिन करो, ये गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चलाना शुरू किया आप लोगों ने, अभी स्टार्ट की है, तो उस वक्त स्पीड जब स्टार्ट नहीं की थी तो उस वक्त स्पीड आपको पता है गाड़ी की 0 है, चल ही नहीं रही ना। आपने थोड़ा सा एक्सीलेटर पे पाँव रखा तो गाड़ी चलना शुरू हो गई। अब जब चलना शुरू हो गई, पहले फर्ज करो वो 5 पे चली गई, 5 स्पीड पे चली गई, फिर यकदम 20 पे ले गया आप, फिर आप गाड़ी चला रहे थे तो 40 की स्पीड जा रही है। अब सोच रहे हो, आप देखो क्या कर रहे हो, आपने पहले 0 से पहले 5 पे गए तो चेंज आया ना वेलोसिटी में, पहले तो 0 थी, अब कितने पे चलेगी, 5 पे। अब 5 से आप 20 पे चले गए तो वेलोसिटी में फिर चेंज आ गया, स्पीड चेंज आया। अब 20 से फिर चले गए 40 पे तो फिर चेंज आया। ये जो आप तब्दीली लेकर आ रहे हो ना अपनी वेलोसिटी के अंदर, और बात है जब आप 20 से 40 पे जा रहे हो तो कोई ना कोई टाइम तो लग रहा है ना। तो वो जो तब्दीली है ना आपकी वेलोसिटी की, किसके साथ? वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ किसी जिस्म की वेलोसिटी में जो तब्दीली की शरह है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी चेंज होगी तो समझ लो एक्सेलरेशन पैदा हो गया। अब चेंज हो रही है तो इसका मतलब टाइम भी तो गुजर ही रहा है ना, वक्त तो गुजर रहा है। तो वक्त का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। वक्त के साथ किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब एक्सेलरेशन, अब वेलोसिटी का वर्ड यूज हुआ है तो एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर होगी ना। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये बात भी आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। पहले डेफिनेशन लिख लेनी है, फिर आपने कहना है एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर है। कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी की तरह एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है, लेकिन इसकी सीमत वेलोसिटी में तब्दीली की सीमत में होगी, ये आप लोगों ने लाजमी लिखना है। अब डेल्टा वी ये भी लिख देना। डेल्टा वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को निकाल दो, मतलब एक इब्तदाई में से जो आप लोगों की आखिरी वेलोसिटी है उसको माइनस कर दो। ये आप लोगों के पास क्या डेल्टा वी कहलाता है। तो इसका फिर फार्मूला आप लोगों ने ये लिखना है लाजमी कि फाइनल में से इब्तदाई वेलोसिटी को माइनस कर दो। मतलब फाइनल क्या थी? आप 40 पे चले गए, वो फाइनल है। शुरू कहाँ से की थी? 20 से। तो 40 में से 20 निकाल दो तो 20 का चेंज लेकर आए। टाइम कितना लगा? फर्ज करो 5 सेकंड लगे या 2 सेकंड लगे। तो ये फार्मूला आप लोगों ने लिखना है, साथ इसका यूनिट लिखना है लाजमी। ठीक है। तो ये तो आ गई एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखोगे, बताओगे वेक्टर क्वांटिटी है, फार्मूला लिखोगे, उसका यूनिट लिखोगे, मार्क कर लो साथ के साथ। अब एक और यहाँ से यहाँ तक एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी अलग से मार्क करना आपने। ये है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन कौन सा होता है? बेटा आप, बड़े आसान से वर्ड में समझाता हूँ। आप गाड़ी चला रहे हो, एक्सीलेटर पे पाँव ले रहे हो, दे रहे हो जोर से, तो आपकी गाड़ी 40 से 100 पे चलेगी, स्पीड बढ़ गई ना, वेलोसिटी बढ़ गई ना आप लोगों की। जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी ना, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अब जब 100 से आपने ब्रेक लगाई है तो स्पीड क्या होगी? कम होगी ना वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जब कम शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। याद रहेगा। अब देखो, वेलोसिटी में तब्दीली उसकी अददी कीमत या सीमत या फिर दोनों में हो सकती है।
अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन मुस्बत है, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन मनफी होगा। मनफी एक्सेलरेशन को डीसेलरेशन भी बोलते हैं और रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बुक में मार्क कर लो। आगे जी आप लोगों का फिर शॉर्ट क्वेश्चन यकसा और गैर यकसा एक्सेलरेशन भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद करो। यकसा, अब समझो एक टाइम के अंदर आप वेलोसिटी में चेंज लेकर आए 20 का। फर्ज करो पहले 5 सेकंड में 20 का चेंज आया, अगले 5 सेकंड में 20 का चेंज आया वेलोसिटी में। 20 के चेंज का मतलब समझना कि 5 सेकंड गुजरते हैं, आपकी गाड़ी जाती है 0 की स्पीड से 40 पे, तो 40 का चेंज आया ना। फिर अगले 5 सेकंड गुजरते हैं तो 40 से आप चले जाते हो 80 पे, तो अब भी 80 में से 40 निकाल दो तो 40 का ही चेंज आया। तो पहले 5 सेकंड में भी 40 में चेक का चेंज लेकर आए वेलोसिटी में, और अगले 5 सेकंड में भी वेलोसिटी में 40 का चेंज लेकर आए। तो इसको बोलते हैं हम लोग बराबर वक्फों में वेलोसिटी में जो तब्दीली एक जैसी हो तो उस सूरत में एक्सेलरेशन यकसा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और अगर बराबर ना हो, अगर अददी कीमत या सीमत या फिर दोनों तब्दील हो रहे हो तो उसे मुतगय्यर या गैर यकसा एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। इसके बाद आप लोगों के पास मोशन के ग्राफ हैं, पहले इनमें से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ये हो गया एक शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला है। ये साथ के साथ बेटा जब आप लोगों के सामने चल रहे हो ना तो आप लोग लिख लिया करो ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे, रफ रजिस्टर पे, जो आपने फिजिक्स का बनाया हुआ है ना उस पे लिखा करो। अब कुछ तो मार्क करवा सकते हैं, कुछ नहीं होते, इसी वजह से मैंने भी 2 शीट्स ओपन की हुई हैं, एक जगह बुक खोली हुई है, एक जगह पे क्वेश्चंस ओपन किए हूँ। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक उकाब है 300 मीटर फासले से जमीन की तरफ गोता लगाता है। अब 300 मीटर का फासला है तो एस क्या हुआ, 300 मीटर हुआ। अगर उसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड हो, स्पीड क्या है 60 है, तो ये फासला तय करने में कितना वक्त लगेगा, टाइम बता दें। तो फार्मूला पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो t को इधर इसकी जगह ले आओ, v को, और v की ये रिप्लेस हो जाता है ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू एस ओवर वी लिख सकते हैं। s क्या था 300, तो s की जगह लिखो 300। v कितना था 60, तो 60 लिखो। 300 पे 60 तकसीम कर दो तो 5 सेकंड लगते हैं, तो वो 5 सेकंड लेगा, ठीक है, गोता लगा के नीचे आने में। अब एक और है सवाल, गोल घूमती सड़क पर दौड़ती कार की स्पीड यकसा होती है। ये गोल घूमती सड़क है, फर्ज करो इस पे कार घूम रही है, ठीक है, कार मूव कर रही है, स्पीड तो यकसा होगी लेकिन उसकी वेलोसिटी में लम्हा बलम्हा तब्दील हो गया। बेटा जब फर्ज करो कार यहाँ पर है ना, तो इस तरह की स्पीड होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे होगी। कार जब यहाँ पहुंचेगी ना तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे होगी। कार जब यहाँ होगी ना तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे, यहाँ होगी ना तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब क्या हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो समझ लो वेलोसिटी चेंज, कोई एक चीज़ भी चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है, लिहाजा जब हरकत की सीमत तब्दील होती है तो वेलोसिटी भी तब्दील हो जाती है, मगर स्पीड यकसा रहती है, ठीक है ना। वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क यही था ना, स्पीड वेलोसिटी में डायरेक्शन बताते थे, स्पीड में डायरेक्शन नहीं बताते थे। तो वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगी। एक्सेलरेशन हम कर चुके हैं, मुतगय्यर और मुस्बत भी कर चुके हैं। अच्छा उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में तो इसलिए करवा रहा हूँ। एक हवाई जहाज रनवे पर रेस्ट की पोजीशन से दौड़ता है, रेस्ट है बेटा, तो जो शुरू की वेलोसिटी है ना वो जीरो हो जाएगी, इब्तदाई वेलोसिटी। रनवे पर वो किसी एक्सेलरेशन से हरकत करते हुए 20 सेकंड में, टाइम कितना हो गया, दुरानिया टाइम का 20 सेकंड हो गया, कितने किलोमीटर की वेलोसिटी है, 252 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 252। यहाँ 252 है, यहाँ पे भी 252 आएगा किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मुझे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 252 को एज इट इज़ लिखो। किलोमीटर में किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3, मीटर एज इट इज़। आर में कितने सेकंड होते हैं, माइनस है ना आर में,
तो ओवर के नीचे ले जाओ और आर के अंदर 60 मिनट 60 सेकंड होते हैं, तो वो डिवाइड कर दो। तो आप जब कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करोगे ना तो 70 मीटर पर सेकंड आता है। कहता है हवाई जहाज का औसत एक्सेलरेशन मालूम करें। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। फाइनल वेलोसिटी जो सी थी वो क्या निकली थी, 70 निकली थी, 70 लिख दो, माइनस शुरू की वेलोसिटी बताई क्या थी, 0 थी, 0 तकसीम 20, टाइम कितना था, 20 था ना। कैलकुलेटर 70 पे 20 तकसीम कर दो तो 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद स्पीड वक्त ग्राफ के नीचे ये क्या आपके पास क्वेश्चन, नुक्ते आगाज की तारीफ करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नुक्ते आगाज, ये देखिए ना, ये आपके पास ओरिजिन, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये नुक्ते आगाज होता है। मतलब इसमें एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो नुक्ता आगाज पर एक ऐसा नुक्ता 0 0 है जहां एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों एक दूसरे को कता करते हैं। ये देखो, ये पॉइंट है ना जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये ताबे मिकदार और गैर ताबे मिकदार दोनों का नुक्ता आगाज है। ये क्वेश्चन आपने याद करना है, बुक पे लिख लो, नोटबुक पे। आज़ाद मिकदारें, उन्हें ग्राफ पर कहाँ प्लाट किया जाता है। देखिए, आज़ाद मिकदारें वो वेरिएबल्स हैं जिन्हें आज़ादाना तौर पर तब्दील या कंट्रोल किया जा सकता है। ये ताबे मुतगैर पर असरअंदाज होती हैं। मिसाल के तौर पर फासला टाइम के ग्राफ में, टाइम एक आज़ादाना मिकदार है क्योंकि ये फासला तय किए बगैर बढ़ता है। इन्हें ग्राफ के एक्स एक्सिस पर प्लाट किया जाता है। ये देखिए, इस तरह का फिर आपने ग्राफ भी बना देना। ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ एक्स पर हमेशा टाइम होता है, वाई वाई पर आप डिस्टेंस लगा रहे हो एस, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन जाएगा। इस तरह बना दो ना, ये टाइम है और ये क्या डिस्टेंस है, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाएगा। अच्छा, फासला वक्त ग्राफ में एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट किया जाता है। ये फासला, ये क्या है बेटा, ये फासला कहलाता है और ये टाइम। अब फासला और टाइम में ये एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या होता है, टाइम होता है। एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम होगा, ये याद रखना। अच्छा, आगे एक और क्वेश्चन है। स्पीड वक्त ग्राफ के नीचे का एरिया रकबा क्या कहलाता है। अब देखो बेटा, स्पीड वक्त ग्राफ के नीचे का एरिया वक्त के एक्सिस तक अददी तौर पर वक्त का दौरानिया मतलब टाइम ही कहलाता है, जिसमें में जिस्म के तय करदा फासले के बराबर होता है। तो इसने भी पूछा है आपसे एक्स एक्सिस पर, तो वो आपके पास हमेशा क्या होगा, टाइम होगा। एक और क्वेश्चन है, जब कोई जिस्म यकसा यूनिफॉर्म बढ़ती हुई स्पीड के साथ हरकत करे तो स्लोप कैसे जाहिर होती है। तो आप लोगों ने ना इस तरह का ग्राफ बनाना है और इस तरह की स्ट्रेट स्लोप लगा देनी है, ठीक है। ये एक्स मतलब ये टाइम होगा और ये आपके पास स्पीड होगी। तो इस तरह स्ट्रेट लाइन स्लोप। स्पीड वक्त ग्राफ में यकसा यूनिफॉर्म बढ़ती हुई स्पीड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है ना, तो यूं सीधी रहेगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर एक सीधी ऊपर की तरफ जाती हुई एक लाइन के जरिए जाहिर होती है। इस लाइन को स्लोप यकसा यूनिफॉर्म होता है, जो जाहिर करता है कि स्पीड वक्त के साथ साथ यकसा यूनिफॉर्म शरह से बढ़ रही है। मतलब 5 सेकंड में इतनी वेलोसिटी हुई, अगले 5 सेकंड में इतनी वेलोसिटी कवर की, अगले 5 सेकंड में इतनी की। तो बराबर टाइम में बराबर हो रहा होता है, यकसा काम चल रहा होता है। अब एक और क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अपने करने हैं। ग्रेविटी के तहत हरकत से मुतालिक ये ज़्यादा ना गिरने वाले, ये किसमें ना क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिएगा। आगे फिर क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मार्क करवा देता हूँ आपकी बुक में। ग्राफ वाले वहीं से करने हैं जहाँ से मैंने अभी आपको करवाए हैं, उनको लिख लेना, आपने नोट कर लेना है। तो आखिरी हमारे पास एक टॉपिक आएगा अभी, आज़ादी से गिरने वाले
ग्रेविटी के तहत हरकत से मुतालिक हिसाबी सवालात को हल करना। ये रहा फ्री फॉल, आज़ादाना गिरने का एक्सेलरेशन। अब सोचना है बेटा, इसको अपने यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लो, इसको याद कर लो अच्छे से। आप सोचें कि जब भी आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो वो नीचे सीधी ज़मीन की तरफ जाती है, ऐसे ही है ना। अब ज़मीन है ना, ज़मीन उसको बराबर ताकत के साथ, बराबर फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचती है, चाहे वो जिस्म भारी हो चाहे वो जिस्म हल्का हो। तो उसने, क्योंकि 10 जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ना, वो ग्रेविटी कहलाती है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट पे, हल्के पे भी लग रही होती है और भारी पे भी लग रही होती है। तो जो 10 वैल्यू सेम है तो दोनों ने सेम फोर्स से, स्पीड से नीचे आना है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू इसकी 9.8 होती है, लेकिन आप लोगों को ज़्यादातर आसानी से हम 10 ही याद करवाते होते हैं। आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप 9.8 ही पढ़ोगे बार बार, कैलकुलेशन में भी ये यूज़ करोगे, लेकिन 9 10 में आप 10 यूज़ करोगे। तो ये देखें, जब कोई जिस्म ज़मीन की ग्रेविटी के ज़ेर असर आज़ादाना नीचे गिरता है तो उस पर अमल करने वाला एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जिसे जी से ज़ाहिर किया जाता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत हमेशा नीचे की तरफ होती है, इसकी अद्दी कीमत ये होती है, लेकिन आसानी के लिए हम जी की अद्दी कीमत 10 को याद रखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना। अब इसमें सिर्फ समझाने के लिए 2 बातें बता रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है नीचे की तरफ, जिस्म नीचे की तरफ आ रहा है, तो जी की वैल्यू प्लस होगी, और अगर बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो और बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर जी की वैल्यू माइनस होगी। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक, इस चैप्टर का, इसको याद कर लेना। इसके बाद एक दफ़ा जो हमने यहाँ से नहीं किए, दूसरे जो नोट से किए, उनको आप अपनी नोटबुक पे लिख लें एक दफ़ा। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन को याद कर लें, इंशाल्लाह इसमें से सारे आप लोगों को, अगर ये याद हुए तो बोर्ड में आप लोगों के इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।